जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट डे आप लोगों को मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया था अबाउट मेथड्स, और फिर आपका ने कहा था कि अगर किसी साल एक से ज़्यादा इनफ्लो या आउटफ्लो आ जाए तो आपका ने कहा था फॉर द टाइम बीइंग आप उसे नेट करके लिख दें, ठीक है। लेकिन आपका ने कहा था आज इंशाल्लाह हम उसका प्रॉपर लेआउट देखेंगे कि एग्जाम में उसकी प्रेजेंटेशन आप लोग किस तरह किया करेंगे। दूसरा आपका ने कहा था कि जिन लोगों का फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा कॉस्टिंग में जो आपने रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट पढ़ा था वो रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आज से उसकी एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपका ने कहा था है छोटा सा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तो आज पहले मैं ज़रा उसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देखिएगा। ये कह रहे थेम्स लिमिटेड हैज बॉट अ फैक्ट्री इन इस्लामाबाद फॉर 1.5 मिलियन and is considering equipping it either with new or second hand machinery। कह रहे आपकी जो कंपनी है हैज बॉट अ फैक्ट्री खरीद चुकी हुई है, तो कौन सी कॉस्ट हो गई? संक कॉस्ट हो गई, इररेलेवेंट हो जाएगी। कह रहे अब डिसाइड क्या करना है, इज कंसीडरिंग इधर इक्विपिंग इट विद न्यू और सेकेंड हैंड मशीनरी। कह रहे डिसाइड ये करना है कि इसमें मशीनरी कौन सी इंस्टॉल की जाए, क्या कोई नई मशीनरी लगाई जाए या कोई सेकेंड हैंड मशीनरी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी जाए। इसका मतलब वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि मैं जगह खरीदूं कि ना खरीदूं, वो आपसे ये कह रहा है जगह तो मैं खरीद चुका हूं, आप ये बताएं मशीनरी कौन सी लगवा दूं। तो जो सस्ती पड़े वो आपको लगवानी चाहिए, ठीक है। अब जरा उसका आगे डेटा पढ़ते हैं। कह रहे न्यू प्लांट वुड कॉस्ट 600,000। अच्छा, कह रहे अगर नया वाला प्लांट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन 6 कल आपको मैंने दिया था उसको हम लोग कर रहे हैं। तो कहता है अगर न्यू वाला प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो ये कितने का मिलता है? 600,000 का। और दूसरी मेरे पास ऑप्शन है कि सेकंड हैंड लगाया जाए। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या डेटा दे रहा है। The alternative is to transfer plant from existing factory। कह रहा है मेरे पास ऑल्टरनेटिव ये है कि अपनी पुरानी फैक्ट्री से प्लांट उतारूं और वो ले जाऊं नई फैक्ट्री में। अच्छा, अब this old plant was bought 2 years ago for 500,000 and now has book value to 50,000। कह रहा है ये जो पुराना प्लांट है ना 2 साल पहले 5 लाख का खरीदा था, कौन सी कॉस्ट? संक कॉस्ट। रेलिवेंट होती है इररेलेवेंट, क्योंकि पास्ट में लग चुकी है। कह रहा है उसकी बुक वैल्यू 2.5 लाख थी, तो वो बुक वैल्यू भी आपके लिए क्या होगी? वो भी इररेलेवेंट हो गई, ठीक है। तो अभी तक सारा डेटा ही इररेलेवेंट चल रहा है, सिर्फ अभी हमें ये पता चल गया कि नया प्लांट 6 लाख का है, ठीक है। इसका मतलब या ये वाला लगाना है तो या मैंने डिसाइड करना है ओल्ड प्लांट के बारे में। अच्छा, आगे देखें क्या बताता है। कह रहे दिस प्लांट है सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी एज द 600,000 न्यू प्लांट। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़हन में आता है ना कि यार यूज प्लांट है, हो सकता है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो, इसकी लाइफ कम हो। वो कहते हैं नहीं, ये जो पुराना प्लांट है इसकी कैपेसिटी एग्जैक्ट वही है जो नए वाले की है। आगे कह रहे बट वुड कॉस्ट 400,000 टू रिप्लेस इफ इट वाज डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ द ओल्ड प्लांट इन द न्यू फैक्ट्री। कह रहा है अगर आप लोगों ने ये सोचा ना मैं पुराना प्लांट इस फैक्ट्री से उतार के इसको नई फैक्ट्री में ले जाता हूं, तो क्या पुरानी फैक्ट्री वाली जगह खाली कर देनी है आपने? नहीं, कह रहा है उसको रिप्लेस करने पे उधर पुराना प्लांट लगवाने पे 4 लाख का खर्चा आ जाना है, ठीक है। यानी उसकी स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करो तो उसने कहा या नया प्लांट लगा लो, नया है 6 लाख का। कह रहा है दूसरा हल क्या है, अपनी पुरानी फैक्ट्री से प्लांट उतारो और वो ला के इधर लगा दो। लेकिन कह रहा है जब मैं अपना पुराना प्लांट यहां से उतार के उधर लगाऊंगा तो फिर इधर भी तो आपको प्लांट चाहिए होगा ना। तो कह रहा है 4 लाख रुपए का खर्चा आना है। इसका मतलब ये 4 लाख आपके लिए रेलिवेंट हो गया। आगे कह रहे ओल्ड प्लांट हैज करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख एंड वुड रिक्वायर 100,000 टू एनेबल टू बी मूव टू द न्यू लोकेशन एंड हैज द सेम लाइफ एज अ न्यू मशीनरी। कह रहे हैं वैसे मेरा पुराना प्लांट ना 2 लाख का बिक सकता है,
और 1 लाख उसके उतारने पे डिसमेंटलिंग वगैरह पे खर्चा खुर्चा आ जाना था। देखिए अगर 2 लाख का बिकता, लाख का मेरा खर्चा आ जाता, फिर भी मुझे बचत कितनी हो जानी थी? 1 लाख रुपए की हो जानी थी। देखिए ना, जब आप किसी को प्लांट बेचते हैं तो आपको डिसमेंटल तो कराना पड़ता है ना, यहाँ से उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनफैक्ट वो कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी अब फर्ज करें अगर आपका कस्टमर भी लेके जाता है तो प्लांट के लिए तो एक न्यू लोकेशन ही होगी ना, तो उसके लिए कह रहा है। अच्छा जी, तो उसने आपको कहा कि मेरा पुराना प्लांट 2 लाख का बिक सकता है, बट उसको रिमूव वगैरह करने पे मेरा लाख रुपए का खर्चा आ जाना है, तो इसका मतलब लाख रुपया तो नेट फिर भी बचना था। जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं मैं इस पुराने प्लांट को इस्तेमाल करूंगा, तो क्या वो बिक पाएगा? तो वो जो बेच के लाख रुपए का इनफ्लो हो जाना था, क्या अब वो होगा? नहीं, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो लाख रुपया वो भी, तो इसका अब तक टोटल कितना बन गया? 5 लाख। बाकी कह रहे इसकी लाइफ उतनी ही है। कह रहे न्यू फैक्ट्री बॉट एट अ बार्गेन नेवर टू बी रिपीटेड प्राइस हैज मार्केट वैल्यू 1.6 मिलियन। कह रहा है वो जो इस्लामाबाद में मैंने फैक्ट्री खरीदी थी ना, वो ऐसी बार्गेनिंग हो गई थी कि इसके बाद कोई कर नहीं पाएगा। आज कहता है कि अगर मैं बेचूं ना 1.6 मिलियन की वो जगह बिकती है। क्या इसका मशीनरी के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, तो मशीनरी के लिए डाटा इररेलेवेंट। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल मशीनरी हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 ईयर्स ड्यूरिंग विच टाइम इट कुड जनरेट नेट इनफ्लो 2,40,000 पर एनम। कह रहे दोनों मशीनरी की लाइफ 15 साल, दोनों हर साल 2,40,000 का इनफ्लो जनरेट करेंगी। तो इसका मतलब मैं पुरानी मशीनरी लगाऊं नहीं लगाऊं, 240 ही रेलिवेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ 15 ईयर ऑल मशीनरी वुड हैव सफिशिएंट स्क्रैप वैल्यू टू कवर द रिमूवल कॉस्ट। कह रहे जब 15 साल पूरे हो गए ना, तो ये मशीनरी इतने की बिकेगी कि उतारने का खर्चा ही पूरा होना है। मतलब जैसे कई दफा होता है ना, हम किसी बंदे को कहते हैं यार आ जाओ मशीनरी उतार के ले जाओ, तो इसका मतलब कोई स्क्रैप से इनफ्लो नहीं होना। रेलिवेंट इररेलेवेंट, ये भी रेलिवेंट है। आगे कह रहे द फैक्ट्री विद एन एंटिसिपेटेड लाइफ 45 साल वुड हैव मार्केट वैल्यू 1.1 मिलियन इन 15 ईयर्स टाइम। कह रहे मशीनरी तो चलो उतर गई, लेकिन वो जगह तो भी आपके पास होगी ना। कह रहा वो मेरी जगह 1.1 मिलियन में बिक सकती है, तो ये तो उस जगह की कीमत है ना, मशीनरी से ताल्लुक तो नहीं। आगे आपको कह रहे थेम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। डिसाइड ऑन द बेस्ट मेथड ऑफ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। कह रहा है बताओ कौन सा प्लांट लगाया जाए। अच्छा, ओल्ड वाला क्यों? हाँ, इस पे खर्चा 5 लाख आ रहा है, इस वाले पे 6 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ये वाला लगवाओ। तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी? कौन सा प्लांट लगवाऊं? तो मैं कहूंगा कि यार ओल्ड वाला लगवाओ, क्योंकि उस पे आपका आउटफ्लो कम है। अच्छा, क्या इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है? क्यों? हाँ, ये तो पहले ही आज की कीमतें हैं ना, क्योंकि आज ही काम करना है, नया खरीदना है तो भी आज पैसे देने हैं, पुराना है तो भी आज ही करना है, तो ये पहले ही करंट वैल्यूज हैं, इसलिए इनको डिस्काउंट करने की फर्दर जरूरत नहीं। अच्छा, यहां पे आके ना पहली रिक्वायरमेंट होगी खत्म, कि उसने कहा कि कौन सा प्लांट लगाऊं, मैंने कहा ओल्ड लगवाओ। अब अगली रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट वेदर और नॉट इट इज वर्थ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। इसका क्या मतलब? हाँ, कहता अब ये बताओ नई फैक्ट्री लगानी भी चाहिए या नहीं। देखिए अगर मैं फैक्ट्री ना लगाऊं तो क्या होगा? हाँ, फिर तो मशीनरी आपकी जो फैक्ट्री बिक जाएगी ना। मतलब देखिए ना, अगर मैं फैक्ट्री नहीं लगाता तो खाली प्लॉट मैंने क्या करना है, उसने आपको कहा नहीं बिक सकता है। इसका मतलब अब वो डिसाइड आपसे ये करवा रहा है कि बताओ मशीनरी लगा के प्रोडक्शन शुरू कर दूं कि इस फैक्ट्री को आज ही बेच दूं। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट। अब जब आइए ना ये दूसरी रिक्वायरमेंट, तो पहले कई चीजें जो मैं इररेलेवेंट कह चुका था अब वो भी रेलिवेंट हो जानी है। इसलिए आपका ने कहा था है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन काफी टेक्निकल है, काफी इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना पड़ेगा।
ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट में मसला नहीं था, वो तो डिसाइड हो गया कि यार पुराना वाला प्लांट लगा लो। अब आज वो मुझे ये कह रहा है कि बताओ फैक्ट्री लगानी भी चाहिए कि नहीं। तो अगर फैक्ट्री लगाएगा तो आज बेच नहीं पाएगा, नहीं लगाएगा तो आज बिक जाएगी। तो अब हमें इस हिसाब से कंप्यूटेशन करनी है। देखिए आप लोगों को मैंने कहा था एनपीवी निकाला करो, पॉजिटिव आ जाए तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर दिया करो। तो अब एनपीवी निकालने के लिए पहले कैश फ्लोज भी तो बनाने चाहिए। तो अब हम जरा इसके कैश फ्लोज वगैरह बनाना शुरू करते हैं। तो ये इसकी थी रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे। अच्छा, उसने आपको कहा कितने साल तक हर साल 2,40,000 मिलेगा? 15 साल। एक डेफिनेट पीरियड है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल है, तो फिर क्या करना चाहिए? एन्युटी यूज कर देनी चाहिए। आप अगर एन्युटी नहीं भी यूज करते ना, गलत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन होगा क्या, पहले 15 साल के फैक्टर लिखोगे, फिर 15 साल की प्रेजेंट वैल्यूज लिखोगे, फिर उनके टोटल करोगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम उस पर लग जाना है। 2-4 साल होते हैं ना तो मैं आपको कहता यार वैसे ही कर दूं, लेकिन अब 15 साल के लिए बड़ी लंबी वर्किंग हो जानी है। तो इसलिए आपका ने कहा था जहां कहीं टाइम सेव हो सकता है वहां पेनल्टी परपेचुटी वगैरह लगा के टाइम बचा लिया करो। तो अब हम जरा देखते हैं। अच्छा देखें, अब आप लोगों के ना, मैं अभी उसी तरह की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं जैसे हम कल तक करते आ रहे थे। देखिए कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो ईयर 0 में आज करना पड़ेंगे, कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो ईयर 1 से लेके ईयर 15 तक होते रहेंगे, और फिर कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईयर 15 में ही होंगे। जी, तो ईयर कुछ आपको ने कहा कैश फ्लो 0 में होने हैं, कुछ 1 से लेके 15 तक, कुछ सिर्फ 15 में। अच्छा जरा बताएं 0 में कौन सा कैश फ्लो आना चाहिए? जो फैक्ट्री इमीडिएटली बेच के। अच्छा, जो परचेज प्राइस ये प्लांट। हाँ, उसने आपको कहा था कि 1.5 मिलियन की खरीद चुका हूँ, क्या ये आना चाहिए? नहीं सर, नहीं, क्यों? सन कॉस्ट है ना, वो तो खरीद चुका हुआ है, वो तो इररिलेवेंट है। हाँ, एक तो प्लांट वाला 500,000 ठीक हो गया, ये आना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री। देखें इसमें एक चीज याद रखें, उसने आपसे क्या पूछा है, फैक्ट्री लगाऊं कि ना लगाऊं? आपने कैश फ्लो इस अजम्पशन पे बनाने, मैं लगा रहा हूं। जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो मशीनरी लगवानी पड़ेगी। मशीनरी का आउटफ्लो कितना आ गया? 500। और कोई आना है या नहीं? वो तो 1 से 15 में आएगा ना। नहीं, वो तो आपने इसमें पूरा कर लिया ना, 4 लाख 5 में शामिल हो गए। नहीं, आपने तो ओल्ड वाला ही प्लांट लगाया ना, तभी तो आपने 5 लाख लिया। अच्छा, अब देखें आप लोगों ने क्या कहा, आपके पास ऑप्शन क्या क्या थी? या जगह आज ही बेच दो, तो या उसमें फैक्ट्री लगा लो। आप लोग कैश फ्लो किस असम्पशन पे बना रहे हो? मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो जब फैक्ट्री लगा रहे हैं तो अब बेच जाएंगे। आज कितने की वो जगह बिक सकती थी?
1.6 अब नहीं बिकेगी। वो जो इनफ्लो होना था और आपके इस डिसीजन की वजह से नहीं हुआ, एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो आपका आउटफ्लो आना है। ठीक है, ये मैं ना 000 में फिगर्स ले रहा हूं। ठीक है, इसलिए आपका ने कहा था है बड़ा छोटा सा, लेकिन ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन था, कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब एक बार मैं इसको सम अप कर देता हूं। हम लोगों को उसने ये कहा है कि क्या नई फैक्ट्री लगाई जाए या ना लगाई जाए। आपको मैंने कहा इसके लिए आप इस अजम्पशन पे कैश फ्लो बना रहे हैं कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। आपको मैंने कहा जब फैक्ट्री लगाऊंगा तो उसमें मशीनरी लगवानी पड़ेगी। डिसाइड ये हुआ था क्योंकि पुरानी वाली सस्ती मशीनरियां पुरानी वाली लगा लेंगे, तो मैंने 5 लाख वो आउटफ्लो लिखा। उसने आपको कहा था कि ये जो 1.5 मिलियन की जगह खरीदी है ना, ये मैंने बार्गेनिंग की है, इसके बाद ऐसी कोई बंदा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, ये 1.6 की बिकेगी आज। इसका मतलब अगर मैं फैक्ट्री ना लगाता तो आज ये 1.6 मिलियन की बिक जाती। लेकिन मैं तो इस अजम्पशन पे कैश फ्लो बना रहा हूं ना कि मैं तो फैक्ट्री लगाने लगा हूं, तो आज फिर जो 1.6 मिलियन मिलना था अब नहीं मिलेगा। तो जो आपको बेनिफिट मिलना और आपके डिसीजन की वजह से फोरगो हो जाए, उसको आप क्या नाम देते थे? अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे 1600 लिखना पड़ी। तो ईयर 0 में 2100 का आउटफ्लो आना है। ठीक है, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा, आपको फिगर पता चल जाए मैंने कौन कौन सी ली थी। जी, अब नेक्स्ट उसने कहा था जब फैक्ट्री लगाएंगे तो फिर आपको हर साल नेट इनफ्लो होगा कितने का? तो ईयर 1 से लेके ईयर 15 तक हर साल 240 का इनफ्लो होगा। आपका ने कहा था जब एन्युटी लगना हो तो हम इस तरह लिखते हैं ना, क्योंकि इनका क्यूमुलेटिव फैक्टर आपने लिखना होता है। अच्छा, कई स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो 240 इंटू 15 करके लिख देते हैं, वो गलत हो जाना है। कैश फ्लो की फिगर हमने कॉमन ली है, फैक्टर एक्यूमुलेट करना होते हैं, तो ये 240 एक ही दफा लिखा जाएगा, इंटू 15 नहीं करना है इसको। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो मशीनरी तो बस इतने में बिकेगी कि उतारने का खर्चा ही पूरा होना है। तो क्या मशीनरी बेच के कुछ मिला? नहीं। लेकिन उसने कहा जो मेरी जगह, जो फैक्ट्री थी, वो फिर भी बिकेगी। अब जब मैं वो बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 1.1। तो 1100 का इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, 000 में फिगर ले रहे हैं ना, तो 11 लाख मतलब 1100। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये इसके बन गए कैश फ्लोज। अब हम निकालते हैं इसका फैक्टर। रेट था इसका 10%। जीरो का फैक्टर तो हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब आपको एन्युटी फैक्टर चाहिए। एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 1 ओवर 1.1 रेज टू पावर 15 होल डिवाइडेड बाय 7.60। अच्छा, और 15वें साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का क्या तरीका था? 1 ओवर 1.1 रेज टू पावर 0.23।
अच्छा, अब जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये तो 2100 ही आ जाएगा ना। 1824 1824 253 253 23 आ रहा है नेगेटिव 23 नेगेटिव में। आप किस assumption पे कैश फ्लोज बना रहे थे कि फैक्ट्री लगा रहा हूं। अब जब फैक्ट्री लगा रहे हैं तो एनपीवी नेगेटिव निकल आई है, क्या डिसीजन होगा? नहीं लगानी चाहिए। तो नीचे अच्छा, कई स्टूडेंट ना इतना लिख के छोड़ आते हैं, डिसीजन के मार्क्स काट जाता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि एनपीवी क्योंकि नेगेटिव आ गई है, सो आपके लिए बेटर है कि आप लोग फैक्ट्री को इमीडिएटली सेल आउट कर दें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। years के लिए इस तरह डिसीजन लेना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। अगर बीच लेते हैं आंसर नेगेटिव डिफरेंट चीजों हाँ, उसके लिए मैंने आपको कहा था हमने ना रिस्क असेसमेंट करना होता है, उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इवन जिन एनपीवी जिनकी पॉजिटिव आ जाती है ना और आप मुझे कहते हैं एक्सेप्ट, प्रैक्टिकली हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते, फिर हम उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो वो इंशाल्लाह फाइनल में जाके पढ़ोगे वो उसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या होते हैं। कल मैंने एक दो बताए थे आपको, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का इसका, अब इसलिए मैंने आपको कहा था है तो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी टेक्निकल था, कई चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ना था। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इशू आ गया, एक रिक्वायरमेंट के लिए वो डेटा सारा ही रेलिवेंट था, अगली के लिए वो रेलिवेंट हो गया। अच्छा, अभी भी आप लोगों ने देखा है मैंने कैश फ्लोज एक से ज़्यादा थे तो ऐड करके लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहा था अभी ये बिल्कुल मैं इनिशियल स्टेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सिर्फ आपको एनपीवी निकालनी आ जाए, आपको कैश फ्लो लिखना आ जाए। पेपर के अंदर आपको ने कहा जो क्वेश्चन आता है ना, आमतौर पे 1 पेज 1.5 पेज का सिनेरियो होता है, वहाँ से आपने खुद एक्सट्रैक्शन करना होती है कि कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी इररेलिवेंट है, कौन सी कॉस्ट किस ईयर में इनफ्लो या आउटफ्लो के तौर पे आनी है। तो खुदा ना खासा किसी गलत ईयर में आपने फिगर लिख दी तो आपका टोटल गलत हो जाएगा, टोटल गलत होगा तो एनपीवी गलत निकलेगी, डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर प्रैक्टिकली, जब यानी प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे एक एक ईयर में 8-8 कैश फ्लो, 10-10 कैश फ्लो, अज्यूम करता हूँ 8 कैश फ्लोज थे, 7 की फिगर मैंने सही कैलकुलेट की, 8वां गलत हो गया। अगर मैंने इधर टोटल करके लिखा होगा तो टोटल की फिगर गलत हो गई, वो जो बाकी 7 मैंने सही कैलकुलेशन की थी ना उसके मार्क्स कट जाने। इसलिए हम लोग कहते हैं पेपर के अंदर इस तरह ना किया करें कि एक से ज्यादा कैश फ्लोज हैं तो आप टोटल करके लिख दो। तो अब फिर मसला है कि पेपर में क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, तो अब हम उसके ऊपर स्विच करने लगे हैं। ठीक है, सो अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने इस तरह की प्रेजेंटेशन दिया करनी। उसके लिए जरा क्वेश्चन 7 देखें। जी कह रहे अल्फा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट द ट्रम टू इट्स रेंज। कह रहा कोई नया प्रोजेक्ट है ट्रम, वो आप लोग इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। A feasibility study recently undertaken at a cost of 10,000। जी, कौन सी कॉस्ट? सम कॉस्ट। क्यों? हाँ, पास में लिख चुकी ना, उसने कहा हैज बीन अंडरटेकन। अच्छा, कह रहे suggest that selling price 50 per unit should be set for the term। कह रहा है और वो आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, ट्रम्प की प्राइस क्या रखी जाए? 50 per unit। Manufacture of Trump would require a specialized machine costing 1,50,000। Machine is expected to be capable producing Trump for indefinite period. Although due to its specialized nature, it is not expected to have any resale or scrap value when production of Trumps ceases। कह रहे ट्रम्प बनाने के लिए ना एक खास मशीनरी चाहिए, 1.5 लाख रुपए की आएगी। तो कब खरीदना पड़ेगी? अभी खरीदना पड़ेगी। तो किस ईयर में आउटफ्लो? 0। इमीडिएटली आउटफ्लो तो 0 ही होता है ना। अच्छा, कह रहे इस मशीनरी की लाइफ इनडेफिनेट है।
लेकिन इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड नेचर की मशीनरी है कि जिस दिन आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी बंद की, ये उसी दिन ही यूजलेस हो जाएगी। और कह रहे हैं इसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होगी, यानी फेंकनी पड़ेगी इन अदर वर्ड्स। तो क्या इसका स्क्रैप होगा? नहीं। तो वो आपको ये कहना चाह रहा है स्क्रैप नहीं है। आगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टर्म इज ₹30 एंड ओवरहेड कॉस्ट आर एस्टिमेटेड per unit, and overhead costs are estimated at fixed level 40,000 per annum, avoidable only if no drum will be manufactured and sold. अच्छा, पहले वेरिएबल कॉस्ट है, रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट होती है, तो इसका मतलब वो तो रेलिवेंट हो गई। फिक्स कॉस्ट कहते हैं 40,000 आएगी, खाली अगर इतना ही लिखता तो ये इरेलीवेंट थी। लेकिन उसने क्या कहा? अवॉइडेबल इफ नो ड्रम्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, कि अगर आपने ये प्रोडक्ट ना बनाई तो फिर ये फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। इसका मतलब ये आपकी एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, और एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट हो तो रेलिवेंट हो जाती। आगे, at selling price 50, it is estimated that 5,000 unit drum will be demanded and sold each year. Demand is expected to cease after 4 years. अच्छा, आपको कह रहा है कि अगर 50 रुपए प्राइस रखी ना तो हर साल 5,000 यूनिट बिका करेंगे, और कह रहा है 4 साल के बाद इस प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी। इसका हमें कैश फ्लो कितने हिस्से के बनाने होंगे? 4 साल के बनाने होंगे। All expenses and revenue will be paid or received in cash at the end of the year in which they arises, with the exception of cost of machinery will have to be payable at the beginning of year 1, in first year. अच्छा, कह रहा है कि मशीनरी के पैसे तो फौरन देने पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कह रहा है जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हैं उनके पैसे कब मिलेंगे या देने होंगे? साल के एंड पे, ठीक है, यानी ईयर 1 के पैसे ईयर 1 के एंड पे, 2 के एंड पे। अच्छा, आगे आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर खाली एनपीवी कह रहा है तो बस फिर एनपीवी निकाल के काम खत्म। डिसीजन पूछ रहा होगा तो फिर डिसीजन लिखना पड़ेगा। अब इसको जरा करके देखते हैं कि एग्जाम में आपने इनकी प्रेजेंटेशन कैसे दिया करनी। अच्छा, इसमें ना अब आप लोगों ने ईयर्स के कॉलम बना दिया करने हैं। जैसे ईयर 0 4 साल है ना, तो 1, 2, 3 and 4। अच्छा, क्वेश्चन के ऑर्डर में चला करें, क्योंकि कोई एक भी कैश फ्लो खुदा ना खासा लिखना भूल गए, एनपीवी गलत हो जानी, डिसीजन इफेक्ट हो जाना आप लोगों का। तो इसलिए क्वेश्चन की तरतीब से चला करें ताकि कोई फिगर मिस ना हो जाए। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, साथ साथ लिखता जाता हूँ। केरा अल्फा लिमिटेड इज कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट द टर्म टू इट्स रेंज, फिजिबिलिटी स्टडी रिसेंटली अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? इरेलीवेंट हो जाएगी। Suggests that selling price 50 per unit should be set for the term. Selling price बता रहा है, लेकिन हमें तो सेल चाहिए होती ना, तो मैं इधर सेल की हेडिंग दे देता हूं, लेकिन अभी फिगर नहीं कैलकुलेट हो सकती। आगे कह रहे मैन्युफैक्चरर टर्म वुड रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। अच्छा, जब मैंने आगे पढ़ा तो उसने क्या कहा था? मशीनरी के पैसे फौरन देने, बाकी हर साल के एंड पे। किस ईयर में आउटफ्लो? 0। तो इसका आउटफ्लो ईयर 0 में आ जाएगा। ठीक है, जरा ख्याल रखा कीजिएगा, आउटफ्लो को विद इन ब्रैकेट लिखिएगा। नेक्स्ट,
Machine is expected to be capable of producing trump for indefinite period, although due to its specialized nature, it is not expected to have any resale or scrap value when the production of trump ceases. Variable cost of production is 30 per unit. अब जब तक यूनिट नहीं पता चलेंगे इसकी फिगर तो नहीं निकल सकती ना, तो हेडिंग दे देते हैं, अमाउंट नहीं लिखते भी. And overhead costs are estimated at fixed level 40,000 per annum, avoidable only if no trumps will be manufactured or sold. कौन सी होगी ये? रेलिवेंट होगी ना. तो फिक्स कॉस्ट 40,000 है ना. तो ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक हर साल इसका आउटफ्लो आएगा. आप लोगों को उसने कहा जितनी भी कॉस्ट है उस ईयर के एंड पे होगी. उसने रिक्वायरमेंट ने कहा ना, आखिरी लाइन देखें, ऑल एक्सपेंस रेवेन्यू विल बी पेड और रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर इन विच दे राइज. तो ईयर 1 का एंड ईयर 1 ही बनता ना. अच्छा जी, आगे आपको कह रहे हैं at selling price 50 it is estimated that 5,000 trum will be demanded and sold each year. Demand is expected to be ceased after 4 years. अच्छा, अब आपको कह रहे हैं 5,000 यूनिट बिकेंगे, तो अब तो मैं सेल और वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ ना. तो वर्किंग के अंदर सेल्स, अच्छा 5,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 2,50,000. ठीक है. इसी तरह वर्किंग 2 में वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं. तो 5,000 यूनिट्स की 30 के साथ तो 150,000. ठीक है. इसके अलावा और तो उसने कोई डेटा नहीं दिया था. तो अब सेल्स पहला इनफ्लो कब लिखेंगे? तो ईयर 1 के अंदर आपको इनफ्लो आ गया 2,50,000 और इसी तरह ऑनवर्ड भी. जी, वेरिएबल कॉस्ट ये आपने वर्किंग 2 में फाइंड आउट कर ली. हर साल आउटफ्लो कितने का? 150,000. अच्छा, और तो कोई कैश फ्लो नहीं था. ठीक है. अब हम करेंगे इनका टोटल. तो ये आ जाएंगे आपके पास नेट कैश फ्लोज. ये 150,000 नेगेटिव में और ये 60,000 एंड 60,000. उसके बाद आप निकालोगे फैक्टर एट द रेट 10%. ठीक है. ये आ गया 1.909, 0.826, 0.751, 0.683. अब निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यूज. प्रेजेंट वैल्यू कैसे? कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. तो ये तो 1,50,000 ही आ जाएगा. 540 49530 60 45060 40980
और अब हम निकालेंगे इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये आपका आउटफ्लो है, ये सारे इनफ्लोज हैं, तो इनको नेट करके देखें। Four zero 40140 140. पॉजिटिव। Yes, yes. अब इसका फ़ायदा में ये होता है, अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता इनमें कोई एक कैश फ्लो की फ़िगर मैं गलत लिख देता तो जो बाकी हैं उनके नंबर तो मिल जाने थे। इस वजह से पेपर की प्रेजेंटेशन इस तरह की दिया करती हैं, ठीक है। तो ये तो भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था, 3-4 कैश फ्लोज थे। आगे थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, 8-8, 10-10 कैश फ्लो आना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें फिर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। Beta Limited is evaluating a potential new product, the Gamma, in which following costs are involved. Labor. Each Gamma requires 0.5 hour of skilled labor and 2 hour of unskilled labor. During the next year, Beta expect to have surplus skilled labor retained on contract under which minimum wage is guaranteed. This surplus is sufficient to complete the budgeted quantity of Gamma in year 1, but there will be no surplus thereafter. All unskilled labor will be taken on as required. अच्छा, आपको कह रहा है कि एक नई प्रोडक्ट गैमा आप लॉन्च करने जा रहे हैं। गैमा की कह रहा है कॉस्ट की डिटेल ये है। सबसे पहले उसने बताया लेबर, कहता है स्किल्ड लेबर का आधा घंटा, अनस्किल्ड लेबर के 2 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। कहते हैं पहले साल स्किल्ड लेबर मेरे पास सरप्लस पड़ी हुई है क्योंकि मैंने उनको गारंटी दे रखी है कि इतने घंटों के पैसे तुम्हें मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? किस किस्म की लेबर है? परमानेंट लेबर है। अगर परमानेंट हो तो हम चेक करते हैं क्या स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, तो कहता है पहले साल की प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट पड़ी है। अगर स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हो तो फिर लेबर आपके लिए क्या हो जाती है? इररेलेवेंट। तो इसका मतलब पहले साल की स्किल्ड लेबर इररेलेवेंट होगी। लेकिन उसने कहा देयर विल बी नो सरप्लस देयर आफ्टर, कह रहा है इसके बाद कोई सरप्लस नहीं होगा। मतलब इसके बाद अगर काम करवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब पहले साल के लिए स्किल्ड लेबर इररेलेवेंट, बट अगले सालों के लिए रेलिवेंट हो जाएगी। और कह रहे हैं अनस्किल्ड लेबर तो मैं हायर ही तब करता हूं जब जरूरत पड़ती है। तो क्या वो सरप्लस पड़ी? तो वो फिर तमाम सालों के लिए क्या हो जाएगी? रेलिवेंट होगी। ठीक है, तो ये उसने आपको ना लेबर का पॉइंट डाला कि इसमें स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड भी है, स्किल्ड का सरप्लस भी है, और फिर उसके बाद आपको हायर भी करना पड़ रही है एंड सो ऑन। Wage rates are 4 per hour for skilled labor and 2.5 per hour for unskilled labor. दोनों के उसने वेज रेट बता दिए। तो लेबर आवर्स को जब वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी ना आप लोगों के पास। आगे मटीरियल्स, मटीरियल पिंग इज यूज इन गैमा 2 kg पर यूनिट। अच्छा, अब कह रहा है मटीरियल्स डिफरेंट लगते हैं। पहले पिंग के बारे में बता रहा है, कह रहा है मटेरियल पिंग इज यूज्ड इन गैमा 2 kg पर यूनिट। नो स्टॉक ऑफ पिंग आर हेल्ड बाय द कंपनी। कह रहा है मेरे पास स्टॉक पड़ा ही नहीं हुआ। अगर मटेरियल ना पड़ा हो तो फिर क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करते हैं। तो इसका इसको रिप्लेसमेंट वाले रेट पे मेजर करना होगा। आगे मटेरियल पैंग, material paying contribute 0.5 kg per unit. Sufficient of this material to meet entire budget production is already in stock. It has no other use.
हाँ जी, कह रहे कि मटेरियल मेरे पास पहले से सारे का सारा पड़ा हुआ है, ऑल्टरनेटिव यूज कोई नहीं, ऑल्टरनेटिव यूज ना हो, किस पे मेजर करते हैं? एनआरवी पे करते हैं अगर कोई हो। ठीक है, आप लोगों को मैंने हायरार्की लिखवाई थी ना, पहले देखा करो मटेरियल स्टॉक में पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो रिप्लेसमेंट पे, पड़ा है तो चेक करो रेगुलर यूज के इरेगुलर, रेगुलर है तो फिर भी रिप्लेसमेंट पे, इरेगुलर हो तो चेक करो ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं। अगर ऑल्टरनेटिव हो तो हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनआरवी, अगर ऑल्टरनेटिव यूज ना हो तो एनआरवी, वो भी अगर कोई दी हो। इसका मतलब इसको किस पे मेजर करना पड़ेगा? एनआरवी पे। आगे मटेरियल पोंग, मटेरियल पोंग इज ऑल्सो यूज 1.5 kg per unit. Some stocks are already held. Further supplies may readily be purchased. Pong is used in manufacture of another product, the Delta, which contribute 0.5 kg per kg of Pong, net of the cost of Pong and depreciation at an estimate 0.06 per kg. इसका बताएं क्या कह रहे हैं, किस पे मेजर करेंगे? कैसे पता चला है? स्टॉक की क्वांटिटी नहीं बताई, वो भी आगे नीचे डेटा है शायद वहाँ पे दियो। वैसे किस पे मेजर, यानी कैसे पता चला आपको कि हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी एनआरवी? अच्छा, रेगुलर यूज का मटेरियल है क्योंकि दूसरे उससे यूज हो सकता है। अच्छा हाँ, अब इसने ना जानबूझ के आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो कंट्रीब्यूशन, ताकि अपॉर्चुनिटी वगैरह के चक्कर में आप पड़ जाओ। क्या उसने आपको ये कहा था ये मेरा इरेगुलर यूज का मटेरियल है? नहीं, उसने आपको कहा है मेरी कोर प्रोडक्ट डेल्टा है, ये उस पर इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा मटेरियल निकल आया है? ये रेगुलर यूज का मटेरियल था। रेगुलर यूज का मटेरियल तो किस पे मेजर करते हैं? रिप्लेसमेंट पे करते हैं। ये उसने जानबूझ के आगे ना कंट्रीब्यूशन वगैरह था, शायद स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पड़ जाए कि जी हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी एनआरवी। लेकिन आपको मैंने क्या कहा हुआ था कि ऑर्डर में अपना ट्री देखा कीजिएगा। तो जब आपने कहा था ना मटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? रेगुलर यूज है कि इरेगुलर, और उसने आपको इधर क्या कह दिया था कि मेरी कोर प्रोडक्ट डेल्टा है उस पर इस्तेमाल होता है, ये रेगुलर यूज का था। तो इसलिए वो आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये रिप्लेसमेंट में मेजर होना। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि एग्जामिनर ने जो डेटा दिया उस डेटा से हम अंदाज़ा लगा लें। आपको जो रूल्स होते हैं ना उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आगे कह रहा है वैल्यू ऑफ वेरियस मटेरियल मे बी समराइज्ड एज फॉलोज। तीनों मटेरियल की यानी पिंग पैंग पोंग तीनों की उसने आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक भी बता दिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बता दी, रियलाइजेबल वैल्यू भी बता दी। आगे एनी मटेरियल रिक्वायरिंग परचेज विल बी बॉट इन एडवांस ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर नीडेड। क्या मतलब हुआ? हाँ, कह रहे जो भी मटेरियल है उस साल के शुरू में खरीदना जब इस्तेमाल करना है, तो जो ईयर 1 में इस्तेमाल करना है वो ईयर 1 के शुरू में खरीदना पड़ेगा। ईयर 1 का स्टार्ट कौन सा ईयर होता है? 0 होता है। इसी तरह जो ईयर 2 में इस्तेमाल करना है वो 2 के स्टार्ट में खरीदना पड़ेगा, वो कौन सा ईयर बनेगा? वो 1 बनेगा, एंड सो ऑन। आगे ओवरहेड्स, variable overhead are expected to be incurred at the rate 1.4 per skilled labor hour. This represent extra cash cost expended. कह रहे वेरिएबल कॉस्ट है ना 1.4 पर स्किल्ड लेबर आवर लगेगी, और कह रहे ये सारी की सारी वो है जिसमें एक्स्ट्रा कैश देना पड़ना है, मतलब नॉन कैश आइटम नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट ही रेलिवेंट हो जाएगी। आगे कह रहे फिक्स कॉस्ट विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। नंबर 1, a new factory will be leased at annual rental of 2000 payable in advance for the life of the project. कौन सी फिक्स कॉस्ट? एट्रीब्यूटेबल। कैसे पता चला? हाँ, उसने कहा जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ है उतने अरसे के लिए जगह लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तो फिर इसी काम के लिए मैं ले रहा हूं।
तो जब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो वो तो रेलिवेंट हो जाती ना, तो ये रेलिवेंट हो जानी थी, ठीक हो गया। अच्छा, उसने कहा पेबल इन एडवांस शुरू में दिया करना है, तो पहला आउटफ्लो किस ईयर में? 0 के अंदर आएगा। आगे रेट्स ऑन द फैक्ट्री पेबल इन एरियर विल बी 1000 पर एनम। रेट्स ऑफ द फैक्ट्री, रेट्स क्या होता है? रेंट एंड रेट्स हो रहा है। हाँ, ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह आपसे टैक्सेस ले लेती है, तो कह रहा है कि रेट्स ऑफ द फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री के रेट्स हैं, तो फिर क्या होगा ये आपके लिए? रेलिवेंट, क्योंकि ये फैक्ट्री तो ली ही इसी प्रोजेक्ट के लिए थी, अगर मैं ना लेता तो फिर रेट्स भी ना देता, तो ये रेलिवेंट। कह रहे पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, पहला आउटफ्लो कब आएगा? 1 में, ठीक हो गया। आगे कह रहे सेंट्रल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल अब्सॉर्ब एडमिन कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 0.5 पर स्किल लेबर आवर। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट विदाउट एनी इंक्रीज इन ओवर टाइम और स्टाफिंग लेवल। कह रहे इस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जो मेरा सेंट्रल डिपार्टमेंट है वही कर लेगा, ना कोई नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है, ना किसी को ओवर टाइम देने की जरूरत है। तो क्या फिर इस काम की जैसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट हो जाएगी। स्पेशल मशीनरी विल बी परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 60,000। कब आउटफ्लो? 0 में। एंड इट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर फॉर 6,000। हाँ, कह रहा है 5-6 साल के एंड पे ना 6,000 की बिक जाएगी। इसका लाइफ 6 साल हो गया, 5 साल होगी इसमें एसेट की या प्रोडक्ट की। आगे आपको कह रहे हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट गैमा विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर 3 ईयर एट द रेट 10,000 यूनिट्स पर एनम एंड देन फर्दर 2 ईयर एट द रेट 8,000 यूनिट्स पर एनम। कह रहे हैं पहले 3 साल 10,000 यूनिट और अगले 2 साल 8,000 यूनिट में बनाऊंगा। सेलिंग प्राइस वुड बी 18 रुपए इन द फर्स्ट 3 ईयर एंड 14 रुपए देयर आफ्टर। पहले 3 साल सेलिंग प्राइस 18 रुपए और अगले 2 साल 14 रुपए। तो ये तो सेल के बारे में डेटा दे दिया। आपको कह रहे हैं कैलकुलेट एनपीवी इफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। कह रहे अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो तो एनपीवी निकालो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आज आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो कल मैं इंशाल्लाह इसको ऐसे सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों ने जो भी सॉल्व किया होगा ना वो साथ लेके आइएगा ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ कि किस हद तक आप कवर कर पाए थे। थैंक यू।